हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। और आज की इस वीडियो में संस्कृत के पहले नंबर मॉडल सेट को सॉल्व करेंगे, जिसमें 41 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और ये जो मॉडल पेपर है वो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न की अरुणियान महिमा नमात्मन यह पद किस उपनिषद से लिया गया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है कठोपनिषद से, बी ऑप्शन है ईश्वास्योपनिषद से, सी ऑप्शन है मुंडकोपनिषद से, डी ऑप्शन है श्वेतोपनिषद से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अरुणियान महिमा नमात्मन यह पद किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये कठोपनिषद से लिया गया है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न की सत्य के मुंह पर से पर्दा हटाने की याचना किससे की गई है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है पूषण से, बी ऑप्शन है गुरु से, सी ऑप्शन है राम से, डी ऑप्शन है शंकर से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सत्य के मुंह पर से पर्दा हटाने की याचना किससे की गई है। तो शंकर से की गई है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न की ग्रामो या महानगरम भविष्यति किसने कहा था। ए ऑप्शन है भगवान महावीर ने, बी ऑप्शन है राजा अशोक ने, सी ऑप्शन है फहियान ने, डी ऑप्शन है भगवान बुद्ध ने। यानी ग्रामो या महानगरम भविष्यति, यानी यह ग्राम एक दिन महानगर बनेगा, यह किसने कहा था। तो भगवान बुद्ध ने कहा था, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। चार नंबर प्रश्न है कि मेगास्थनीज कहाँ का रहने वाला था। यहाँ पे आपको बताना है कि जो मेगास्थनीज था वो कहाँ का रहने वाला था। ए ऑप्शन है चीन का, बी ऑप्शन है जापान का, सी ऑप्शन है यूनान का, डी ऑप्शन है श्रीलंका का। तो मेगास्थनीज कहाँ का रहने वाला था। तो मेगास्थनीज यूनान का रहने वाला था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। पांच नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर है। ए ऑप्शन है गंडक नदी पर, बी ऑप्शन है गंगा नदी पर, सी ऑप्शन है पुनपुन नदी पर, डी ऑप्शन है सोन नदी पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर है, यानी जो महात्मा गांधी सेतु पुल है वो किस नदी पर स्थित है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो किस नदी पर है, तो गंगा नदी पर है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि बीरेश्वर कौन था। यहाँ पे आपको बताना है कि बीरेश्वर कौन था। ए ऑप्शन है राजा, बी ऑप्शन है सिपाही, सी ऑप्शन है मंत्री, डी ऑप्शन है राजकुमार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बीरेश्वर कौन था। तो बीरेश्वर कौन था, मंत्री थे। और ये कहाँ के मंत्री थे, तो मिथिला के मंत्री थे। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से उद्धृत है। ए ऑप्शन है हितोपदेश से, बी ऑप्शन है 10 कुमार चरित्रम से, सी ऑप्शन है पंचतंत्र से, डी ऑप्शन है पुरुष परीक्षा से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से उद्धृत है। तो ये पुरुष परीक्षा से उद्धृत है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न की आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी। ए ऑप्शन है आलसियों को जगाने के लिए, बी ऑप्शन है आलसियों को भगाने के लिए, सी ऑप्शन है आलसियों की जांच के लिए, डी ऑप्शन है आलसियों को सुलाने के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी। तो आलसियों की जांच करने के लिए लगाई गई थी, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न की सुलभा का वर्णन किस ग्रंथ में है। ए ऑप्शन है रामायण में, बी ऑप्शन है महाभारत में, सी ऑप्शन है गीता में, डी ऑप्शन है उपनिषद में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सुलभा का वर्णन किस ग्रंथ में है। तो महाभारत में है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न।
10 नंबर प्रश्न है कि याज्ञवल्क्य ऋषि ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? ए ऑप्शन है मैत्रेयी को, बी ऑप्शन है गर्गी को, सी ऑप्शन है सुलभा को, डी ऑप्शन है यहाँ पे अपला को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि याज्ञवल्क्य ऋषि ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो मैत्रेयी को दी थी, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था, ये भी प्रश्न आता है, तो मैत्रेयी था, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 11 नंबर, लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रमुख कौन थे? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रमुख कौन है? ए ऑप्शन है गर्गी, बी ऑप्शन है विजयांका, सी ऑप्शन है पंडित छामाराव, डी ऑप्शन है उर्वशी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रमुख कौन है? तो पंडित छामाराव है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि वरदांबिका परिणय कौन काव्य है? ए ऑप्शन है गद्य काव्य, बी ऑप्शन है यहाँ पे पद काव्य, सी ऑप्शन है चंपू काव्य, डी ऑप्शन है यहाँ पे गीत काव्य। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वरदांबिका परिणय कौन काव्य है? तो ये चंपू काव्य है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि भारत महिमा पाठ में कितने गद्य हैं? ए ऑप्शन यहाँ पे पद हैं, ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत महिमा पाठ में कितने पद हैं? तो 5 पद हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को प्लीज आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, किस संस्कार में सप्तपदी विधि है? ए ऑप्शन है शिक्षा संस्कार में, बी ऑप्शन है जन्म पूर्व संस्कार में, सी ऑप्शन है शैशव संस्कार में, डी ऑप्शन है विवाह संस्कार में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस संस्कार में सप्तपदी विधि है, तो ये विवाह संस्कार में है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न है, शिक्षा संस्कार का प्रथम संस्कार कौन है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शिक्षा संस्कार का प्रथम संस्कार कौन है? ए ऑप्शन है अक्षरारंभ, बी ऑप्शन है वेदारंभ, सी ऑप्शन है उपनयन, डी ऑप्शन है यहाँ पे समावर्तन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शिक्षा संस्कार का प्रथम संस्कार कौन है? तो अक्षर आरंभ है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि मरणोपरांत कौन सा संस्कार संपन्न किया जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मरणोपरांत कौन संस्कार संपन्न किया जाता है? ए ऑप्शन है उपनयन संस्कार, बी ऑप्शन है समावर्तन संस्कार, सी ऑप्शन है सीमांतोन्नयन संस्कार, डी ऑप्शन है यहाँ पे अंथोनिष्ठ संस्कार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मरणोपरांत कौन सा संस्कार संपन्न किया जाता है? तो अंथोनिष्ठ संस्कार यहाँ पे क्या किया जाता है, संपन्न किया जाता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि विद्या की रक्षा किससे होती है? ए ऑप्शन है सत्य से, बी ऑप्शन है योग से, सी ऑप्शन है वृत्ति से, डी ऑप्शन है मृज्या से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्या की रक्षा किससे होता है? तो योग से होता है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न है कि नरक के कितने द्वार हैं? ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 6। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नरक के कितने द्वार हैं? तो नरक के 3 द्वार हैं, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि नीति श्लोका पाठ में घर की शोभा किसे माना गया है? ए ऑप्शन है पुरुष को, बी ऑप्शन है बूढ़े को, सी ऑप्शन है स्त्री को, डी ऑप्शन है बच्चे को। तो यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 19 नंबर की नीति श्लोका पाठ में घर की शोभा किसको माना गया है? तो स्त्री को माना गया है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि भीखनटोला गांव को देखने कौन आया था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि भीखनटोला गांव को देखने कौन आया था? ए ऑप्शन है शिक्षक,
बी ऑप्शन है नेता, सी ऑप्शन है सिपाही, डी ऑप्शन है व्यापारी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भीखनटोला गांव को देखने कौन आया था, तो शिक्षक आए थे, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसका पीडीएफ हम अपने स्टडी ग्रुप में देंगे। अगर आपको स्टडी ग्रुप में जुड़ना है तो वीडियो खत्म होगा उसके 5 मिनट बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्टडी ग्रुप का लिंक देंगे, तो उस यहाँ पे ग्रुप पे जुड़ के आप लोग स्टडी ग्रुप में जुड़ सकते हैं, और ये केवल लड़कों के लिए है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए काफी महत्वपूर्ण है। 21 नंबर प्रश्न है कि छत्रणान ध्ययनम तप यह उपदेश राम प्रवेश राम को किसने दिया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है साथियों ने, बी ऑप्शन है गुरुजी ने, सी ऑप्शन है पिताजी ने, डी ऑप्शन है माताजी ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि छत्रणाम ध्ययनम यह तप यह उपदेश राम प्रवेश राम को किसने दिया, तो गुरुजी ने दिया, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद ने किसके प्रचार में अपना जीवन समर्पित किया। ए ऑप्शन है साथियों ने, यहाँ पे ऑप्शन गलत दे दिया है, तो यहाँ पे देखिए 23 नंबर प्रश्न वैसा ही है जो 22 नंबर है, यहाँ पे ऑप्शन इसका सही है, तो देख लेते हैं यहाँ पे 23 नंबर, 22 को यहाँ पे हम छोड़ देते हैं। 23 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद ने किसके प्रचार में अपना जीवन समर्पित किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं वो किसके प्रचार में अपना जीवन समर्पित किया। ए ऑप्शन है वैदिक धर्म को, बी ऑप्शन है सत्य को, सी ऑप्शन है ज्ञान को, डी ऑप्शन है शुद्ध तत्व ज्ञान को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद ने किसके प्रचार में अपना जीवन समर्पित किया, तो वैदिक धर्म के प्रचार में अपना जीवन समर्पित किया, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में कौन किसको संबोधित कर रहे हैं। ए ऑप्शन है राम लक्ष्मण को, बी ऑप्शन है राम सीता को, सी ऑप्शन है सीता राम को, डी ऑप्शन है सीता लक्ष्मण को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में कौन किसको संबोधित कर रहे हैं, तो राम सीता को संबोधित कर रहे हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न है कि मृग समूह के पीने से मंदाकिनी का जल कैसा हो गया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है पीला, सी ऑप्शन है यहाँ पे कलुषित, डी ऑप्शन है यहाँ पे स्वच्छ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मृग समूह के पीने से मंदाकिनी का जल कैसा हो गया है, तो कलुषित हो गया है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि कुत्र तौ कंगड़म किसने कहा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कुत्र तौ कंगड़म किसने कहा। ए ऑप्शन है बाघ ने, बी ऑप्शन है लेखक ने, सी ऑप्शन है पथिका ने, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कुत्र तौ कंगड़म किसने कहा, तो पथिक ने कहा, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और इसका पीडीएफ हम अपने स्टडी ग्रुप पे दे देंगे आपको अगले दिन सुबह 10 बजे से पहले। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न है कि बाघ कहाँ खड़ा था। जो बाघ था वो कहाँ पे खड़ा था, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है नदी के किनारे, बी ऑप्शन है झील के किनारे, सी ऑप्शन है झरना के पास, डी ऑप्शन है तालाब के किनारे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाघ कहाँ खड़ा था, तो बाघ तालाब के किनारे खड़ा था, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। कर्ण के पास, यहाँ पे देखिए कर्ण के जन्म से ही सदा साथ रहने वाला रक्षक कौन थे। ए ऑप्शन है कवच, बी ऑप्शन है कुंडल, सी ऑप्शन है कवच और कुंडल, डी ऑप्शन है गदा। तो यहाँ पे आपको बताना है कर्ण के जन्म से ही सदा साथ रहने वाला रक्षक कौन थे, तो ये कवच और कुंडल थे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 28 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न है कि निरुक्त के रचनाकार कौन है। इसमें से आपको बताना है कि निरुक्त के रचनाकार कौन है। ए ऑप्शन है गौतम, बी ऑप्शन है पाणिनि, सी ऑप्शन है वशिष्ठ, डी ऑप्शन है यास्क। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निरुक्त के रचनाकार कौन है, तो यास्क हैं, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30
30 नंबर प्रश्न है कि साख किस शब्द का रूप है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है सखी, बी ऑप्शन है सखा, सी ऑप्शन है सखिन, डी ऑप्शन है मित्रम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सखा किस शब्द का यहाँ पे रूप है, तो सखी का है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न है कि साधुवे शब्द में कौन सी विभक्ति है? ए ऑप्शन है पंचमी, बी ऑप्शन है चतुर्थी, सी ऑप्शन है यहाँ पे षष्ठी, डी ऑप्शन है द्वितीय। तो यहाँ पे आपको बताना है कि साधुवे शब्द में कौन सी विभक्ति है, तो चतुर्थ विभक्ति है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पे दाता शब्द के पंचमी एक वचन का रूप कौन है? ए ऑप्शन है यहाँ पे दात्रम, बी ऑप्शन है दात्री, सी ऑप्शन है दातु, डी ऑप्शन है दात्रे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दाता, यहाँ पे दाता शब्द के पंचमी एक वचन का रूप कौन है, तो दातु है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि मुनि शब्द के समान किस शब्द का रूप नहीं चल सकता? ए ऑप्शन है यहाँ पे कवि, बी ऑप्शन है हरि, सी ऑप्शन है रवि, डी ऑप्शन है यहाँ पे मति। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मुनि शब्द के समान किस शब्द का रूप नहीं चलता है, तो मति का नहीं चलता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि सत्यवद, यहाँ वद में कौन सा लकार है? ए ऑप्शन है लड लकार, बी ऑप्शन है लोट लकार, सी ऑप्शन है लट लकार, डी ऑप्शन है लिट लकार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो सत्यवद, यहाँ वद में कौन सा लकार है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि वद में कौन सा लकार है, तो यहाँ पे वद में कौन सा लकार है, तो लोट लकार है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि दा धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? ए ऑप्शन है ददती, बी ऑप्शन है ददत, सी ऑप्शन है ददामी, डी ऑप्शन है ददाती। तो यहाँ पे आपको बताना है दा धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा, तो ददाती होगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि तिथिष्टि किस धातु का रूप है? ए ऑप्शन है सथा, बी ऑप्शन है तिष्ठ, सी ऑप्शन है आस, डी ऑप्शन है सना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तिथिष्टि किस धातु का रूप है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये किस धातु का रूप है, सथा धातु का यहाँ पे रूप है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि लड लकार किस काल का बोधक है? ए ऑप्शन है वर्तमान काल का, बी ऑप्शन है भूतकाल का, सी ऑप्शन है भविष्य काल का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 37 नंबर कि लड लकार किस काल का बोधक है, तो ये भूतकाल का ये क्या है, बोधक है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि नि उपसर्ग किस शब्द में है? ए ऑप्शन है निरोग, बी ऑप्शन है निर्मल, सी ऑप्शन है नियम, डी ऑप्शन है यहाँ पे निराकर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नि उपसर्ग किस शब्द में है, तो नियम में है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न है कि प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए ऑप्शन है प्र, बी ऑप्शन है परा, सी ऑप्शन है परि, डी ऑप्शन है प्रति। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रति उपसर्ग है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न है कि सामूहिकम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ए ऑप्शन है ठक, बी ऑप्शन है यहाँ पे ठच, बी यहाँ पे सी ऑप्शन है ईच, यहाँ पे डी ऑप्शन है यहाँ पे अणा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सामूहिकम शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो ठक यहाँ पे प्रत्यय है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है कि किस शब्द में तल प्रत्यय है? ए ऑप्शन है वत्सल, बी ऑप्शन है यहाँ पे गुरुता, सी ऑप्शन है ग्रामीण, डी ऑप्शन है धार्मिक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस शब्द में तल प्रत्यय है, तो यहाँ पे गुरुता में तल प्रत्यय है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये थे हमारे 41 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और इसका पीडीएफ हम आपको यहाँ पे कल अपने स्टडी ग्रुप पे यहाँ पे 10 बजे से पहले दे देंगे। अगर आपको स्टडी ग्रुप में जुड़ना
करना है तो यहाँ पे जब वीडियो खत्म हो जाएगा उसके 5 मिनट बाद फिर स्टार्ट कीजिएगा। तो जहां से आप कमेंट करते हैं वहां पे आपको मिलेगा एक यहाँ पे स्टडी ग्रुप का लिंक, जो व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप है उसमें आप लोग जुड़ के और आप हम लोग से यहाँ पे ग्रुप में स्टडी में जुड़ सकते हैं। और ये केवल लड़कों के लिए है। और यहाँ पे देखिए जो पहले से ही स्टडी ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो प्लीज इस लिंक को क्लिक ना करें, क्योंकि फिर आप वही स्टडी ग्रुप में जुड़ जाइएगा। तो यहाँ पे देखिए ये केवल जो अभी तक व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में नहीं जुड़े हैं उनके लिए है। तो ये थे हमारे 41 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप लेट जुड़े हैं तो फिर से आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए होमवर्क प्रश्न है, पटना का इतिहास कितना साल पुराना है? ए ऑप्शन है 2500 वर्ष, बी ऑप्शन है 2000 वर्ष, सी ऑप्शन है यहाँ पे 2500 वर्ष, डी ऑप्शन है यहाँ पे 1000 वर्ष। तो इसको यहाँ पे हम कर देते हैं 1500 वर्ष। अब यहाँ पे आपको बताना है कि पटना का इतिहास कितना साल पुराना है। ए ऑप्शन है 2500 वर्ष, बी ऑप्शन है 2000 वर्ष, सी ऑप्शन है 1500 वर्ष, डी ऑप्शन है यहाँ पे 1000 वर्ष। तो जो भी ऑप्शन इसमें से सही लगे वो आप हमें क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। आपके कमेंट का यहाँ पे इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।